3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें और 3 अन्य फसलें जो सस्ती हों, सुलभ हों, आसानी से आपको मिल जाए। जो महंगी हो उसका बीज कम लेना है, जो सस्ती हो उसका ज़्यादा लेना है। इनको आपने अपने खेत में बिखेर के अगर जुताई कर दी 21 से 42 दिन के बीच में, तो बहुत शानदार आपको खाद मिलेगी। रासायनिक के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी आपकी। अब बात आती है कि साहब ये जो है, ये तो हमने हरी खाद बो दी। खेत की तैयारी में गोबर की खाद डालो। बहुत सारी गौशालाएं बन गई हैं आजकल, नहीं बन रही तो 2-4 गाय पकड़ो। मैंने पकड़ रखी 3 गाय घूमने वाली, इनको पालो, इनसे गोबर गौमूत्र लो। कोई दया मत करो उनके ऊपर कि तुम बहुत बड़े दयालु हो और गाय पाल रहे हैं साहब, लोगों को मत दिखाओ। केवल उनका पेट भरो, वो तुम्हें फ्री में गोबर और अपना पेशाब देंगी, वो अपने खेत में डालो। दूसरा, आप जब भी रासायनिक खाद लेके आते हो, अब बात आती है कि 10 किलो डीएपी को 50 किलो डीएपी कैसे बनाएं। आप जो भी रासायनिक खाद अपने खेत में, अपने घर पे लेके आ रहे हो खेत में डालने के लिए, तो हमारा जो नारा है वो ये है कि रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की तरफ हम कैसे जाएं। भैया धन्यवाद। रसायन मुक्त आप तब बनोगे जब आप चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। आप बाजार से जितना भी रासायनिक खाद लेके आते हो खरीद के, उसके आधा लाओ पहले साल, मेरी गारंटी है, मैं साथ खड़ा हूँ। अगर इस बार एक बार डीएपी डालते हो तो 50-25 किलो डीएपी डालो। तो आप जो ये 25 किलो डीएपी लाए, जितना भी कोई भी रासायनिक खाद आपके खेत में आ रहा है, उस रासायनिक खाद को पहले खेत के बाहर रखो। अब उसमें कम से कम 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाओ। जैसे डीएपी ले आए 20 किलो, 20 किलो पोटाश ले लिया, 5 किलो मैग्नीशियम ले लिया, आधा किलो बोरान ले लिया, पोटेशियम मोमेट ले लिया, फुलवेट ले लिया, जिंक तो नहीं, जिंक तो अलग बनाना है। जिंक को और कैल्शियम नाइट्रेट को, इनको अलग रखना है इस खाद में, एक इसके साथ नहीं मिलाना, खिचड़ी नहीं करनी इसकी। और बाकी को आप एक साथ मिला करके 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में, यूरिया को भी अलग रखना, क्योंकि यूरिया की प्रक्रिया 2 दिन में टूटती है। तो यूरिया को सूखी मिट्टी में मिला के 2 दिन पहले रख दो, इसको बनने में 10 दिन लगेंगे। शुरू से समझाता हूँ। जितने प्रकार के भी खाद मैंने चार्ट बताया था, उसमें से केवल यूरिया, जिंक, इसको अलग कर दो और कैल्शियम को अलग कर दो। उसके अलावा जितने भी खाद हो गए सबको एक साथ मिलाओ और गुणा 3 गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके नमी देके पानी से अच्छे से, और हर 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खली के हिसाब से सरसों की खली मिला के, और 10 दिन तक इसको एकदम हवा बंद करके रख दो, हवा ना निकले इसमें से। धूप छाया कहीं भी नहीं, ओपन कहीं भी रख लो। एकदम नीचे पन्नी 12 बाई 12 की, एक पन्नी नीचे रख लो, एक पन्नी ऊपर से ले आओ और ये पन्नी को इसके ऊपर उड़ा दो, एकदम पैक कर दो इसको। और 10 दिन के बाद से ये खाद 50 दिन तक लगने के लिए तैयार है। अब ये जो खाद बना, ये खाना पका दिया हमने रसोई में। अब ये जो डीएपी है ये डबल हो गई, ट्रिपल बल्कि। तो 10 किलो डीएपी 50 किलो डीएपी का काम करेगी। रत्ती फिक्स नहीं होने की खेत में, जमीन कतई खराब नहीं होने की, मित्र जीवाणु खुश रहेंगे। हमने एक तरीके से ये रेसिड्यू फ्री खाद बना दिया, जहर मुक्त, अवशेष मुक्त खाद बोलते हैं इसको। बुद्धि जगानी महाराज, करना कुछ नहीं है। ये बन गया। अब यूरिया को, क्योंकि ये तो 10 दिन में बनेगा, 10 दिन तक खेलने छोड़ना नहीं है इसको, ना हिलाना डालना है। यूरिया को गुणा 2 गुना मिट्टी में मिला लो। मिलाना कब है? 8वें दिन, क्योंकि यूरिया का काम 2 दिन में चालू हो जाता है। तो 10वें दिन इसके साथ मिलाकर डाल दो। जिंक को इसके साथ मिलाकर अलग ढेरी बना दो, जब बन जाए तब मिला दो, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ, लेकिन रखना अलग अलग है। जैसे आप और मैं रहते अलग अलग गांव में हैं, लेकिन रहते एक ही जिले में हैं, काम एक साथ कर सकते पर रहेंगे अलग अलग। वैसे इनकी स्थिति है, इसका खेत में अलग काम है, इनका खेत में अलग काम है, इसका खेत में अलग काम है। मेरी बात समझ आ रही है? इस प्रकार से आपने खाद देना है, जादू की तरह काम करता है, जादू की तरह। आपको ऐसा लगेगा वाटर सोलेबल डाल रहा हूँ खेत में, अद्भुत परिणाम। एयर टाइट रखना, एयर टाइट। एयर टाइट मतलब इतना भी नहीं कि कहानी लगाओ पड़े रहो इसकी जड़ में, हवा ना जाए बस। जानबूझ के कोशिश ऐसी करोगे इसमें हवा ना जाए। तो इसमें जब रिएक्शन होगा कुछ वैसे अंदर बहुत कुछ होगा, अंदर बहुत कुछ होगा। जैसे अगर आप पन्नी वन्नी छुए कुछ पता लगता है, मतलब गरम गर्माहट या अंदर हाथ डालोगे तो महसूस होगा, लेकिन वो मैंने कर लिया, तुम्हें जरूरत क्या पड़ रही उंगली करने की? तुम्हें तो खाद चाहिए बढ़िया, तुम्हें तो 10 किलो डीए पिलाओ, 50 किलो का फायदा उठाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, जमीन आपकी खराब नहीं होगी। 5 क्विंटल जिप्सम अपने खेत में डालो 1 एकड़ में 100%। तो ये तो हो गया आपका खाद देने का तरीका।
एक है पानी देने का तरीका। आप लोग जब ट्रेंच में गन्ना बोते हो तो ट्रेंच में आपने देखा होगा गन्ने पे मिट्टी चढ़ जाती है, और गन्ने पे मिट्टी चढ़ने के बाद आप दोनों तरफ पानी देते हो, एक तरफ पानी दो, ऐसा सिस्टम बनाओगे एक तरफ पानी लगे एक तरफ सूखा रहे। आपका जो पौधा भोजन लेता है, पानी प्रबंधन का कितना बड़ा महत्व मैं बता देता हूँ। ये हमारी डोल हो गई, ये गन्ने का पौधा इस पर खड़ा है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है साहब। अब आपने इधर से भी पानी दे दिया और इधर से भी पानी दे दिया। किसी भी पौधे को चलने के लिए, सुचारू रूप से भोजन उठाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। क्या? 4। सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश, उसके बाद फिर आपकी जो है वायु हो गई, जल हो गया, और थोड़े से 10% मिनरल खाद। हमारा ध्यान किधर है? 90% मिनरल पे। सूर्य की रोशनी भगवान जी दे रहे हैं, उसके लिए ग्राफ ठीक ठाक रखो। हवा के लिए ग्राफ और कुदरत फ्री दे रही है। पानी हमने दिया, मिनरल हमने दिए, तो हमने जब पानी दिया, तो जब हमने पानी दिया तो दोनों तरफ से दे दिया। अब पौधा भोजन कब लेता है, पानी कब पीता है? 2 कणों के बीच में, 2 कणों के बीच में मिट्टी के, जब पानी 70% या तो हवा में वाष्प बन के उड़ जाए या जमीन में लीच हो जाए, बचा हुआ 30% पानी को पौधा भाप के रूप में ग्रहण करता है। जब ये भाप बन के उड़ता है, मेरी बात समझ आई? 2 कणों के बीच में से ये जो स्थिति है, ये जब भाप बन के उड़ेगा तो इसको जड़ें खींच लेंगे। 70% तक आपके खेत में अगर पानी रहा तो ये जड़ें भोजन नहीं उठाएंगी, खाद ऐसी पड़ा रहेगा तुम्हारा। अब वापसा कंडीशन आने में आपको 6 से 7 दिन लगते हैं खेत में। वापसा कंडीशन किसको बोलते हैं? कि मैंने मिट्टी उठाई, ऐसे ली तो मुट्ठी बन गई, इस हाथ पर डाल ली तो फूट गई, बिखर गई, अगर फेंक के मारो तो बिखर जाएगी, उसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। ऐसा टाइम आने में कितने दिन लगते हैं? 7। आपके यहाँ पे, मेरे यहाँ पे लगते हैं कम दिन। आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है थोड़ी, समझ गए आप? तो 7 दिन तक तो ये कंफर्म हो गया कि जब इसकी जड़ों में चारों तरफ से पानी भरा रहा तो पौधे ने भोजन उठाया नहीं। ये तो साइंटिफिक है। अब 1 साल में आप गन्ने को कितने पानी देते हो? मेरे हिसाब से 15। चलो 10 पानी साल भर में, मतलब आप 40 दिन में एक बार पानी देते हो, 1.5 महीने में एक बार, 1 महीने में बरसात में नहीं। 1 महीने में एक बार, मान के चलो 10 पानी, 10 गुणा 7, 70 दिन आपके पौधे की बढ़भार नहीं हुई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुदरत बता रही है, साइंस बता रही है। 70 दिन पौधा बढ़ा नहीं, तुम्हें क्या लगता है 2.5 महीने की बढ़भार कोई बढ़भार ना होती गन्ने में? एक आज बो, एक 2.5 महीने बाद गन्ना बो, कैसे बराबर हो जाएंगे? तो आपका पौधा बराबर चलता है, फिर आप उसको बीमार करते हो, फिर वो ठीक होता है, फिर वो चलता है। अब नुकसान क्या है इस पानी देने का? सरपट पानी देने का नुकसान क्या है? अब पौधे को आपने पानी दे दिया, खाद दे दिया, वातावरण दे दिया, लेकिन पानी ज़्यादा दे दिया। अब जब पानी ज़्यादा दे दिया तो पौधा, अब आप देखोगे यार हमारा पत्ता तो निकल रहा है, क्योंकि कुदरत है। कुदरत क्या नियम क्या है कि जब भी कोई पौधा भोजन करता है वो 1.5% और 1.5% के रूप में भोजन को लेता है। ये 1.5% तो जाएगा जमीन से ऊपर वाले हिस्से में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, ये 1.5% जाएगा जमीन में जड़ वाले हिस्से को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो बचा हुआ 1.5% है ये रहेगा रिजर्व में। आपातकालीन स्थिति में मनुष्य भी ऐसा ही करता है, 1.5% काम धंधे में लगाएगा, 1.5% घर बार मकान बनाने में लगाएगा, और 1.5% को बैंक में ले जाकर रखेगा। पौधा भी ऐसा ही करता है।
अब यदि ये 1.5% आपातकाल की स्थिति ना आए गौरव भाई कभी आपके जीवन में, तो कहाँ यूज करोगे? अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में। बड़ा ट्रैक्टर लाओगे, बड़ी गाड़ी लाओगे, बड़ा काम धंधा कहीं चालू करोगे। अगर पौधा इसको स्टोर ना करे, स्टोर करने के बाद, तो पौधे को पता है, एक आदमी अपना मोह नहीं छोड़ता, पौधा छोड़ देता है। पौधे को पता है कि मुझे अब फल देना है या मेरा टाइम पूरा हो रहा है, तो पौधा इसको निकाल के अपने फल में डाल देता है। रिजर्व में रखता है, रिजर्व में लेके जा साथ जाएगा नहीं, दे देगा। तो ये क्या है, आपने जब चारों तरफ से पानी दिया तो पौधे ने 7 दिन तक जो भोजन खाया वो पौधे की बॉडी के अंदर जो स्टोरेज किया हुआ था। सपोज करो आपके गांव में कर्फ्यू लग जाए, अब आप क्या करोगे? तो जो घर में उसको खाओगे। कर्फ्यू और लंबा चल जाए कोरोना की तरह, तो और घर की चीजें खाओगे। और लंबा चल जाए, बीमारी आ जाए, तो दूर की जमीनें बेचनी चालू कर दोगे कि यार फलाना प्लॉट बिजनौर वाला निकाल दो, किसी काम का नहीं है, पहले ठीक हो जाए, मैं बाद में देखेंगे। फिर घेर का एक टुकड़ा बेच दोगे, फिर जमीन दूर वाली बेचोगे। ऐसे ही होता है। ऐसे ही पौधा भी सबसे पहले नीचे के पत्तों को खत्म करता है जब आप ज्यादा पानी देते हो, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? जड़ों से तो आ नहीं रही। जड़ मतलब उसका जो व्यवसाय चल रहा था, आपका जो काम धंधा था, पौधा क्या करेगा? पौधा पत्तों से लेगा, पत्तों में उसने भर रखा है। तो पहले नीचे के पत्ते जाएंगे, फिर और पत्ते जाएंगे, फिर और पत्ते जाएंगे, और धीरे धीरे वो सारे पत्तों को खाता चला जाएगा। अगर आपने तब भी ध्यान नहीं दिया, एक दिन वो खुद की बॉडी के अंदर का सारा स्टार्च खा जाएगा और खुद को खत्म कर देगा, और आपको बोलेगा फसल बर्बाद हो गई, फसल खत्म हो गई। समझ गए आप? समझ में आ रही मेरी बात? बड़ा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो रोग आया था इसीलिए हुआ है। आप समझते जाओ अभी, इसीलिए तुम्हें इतना विश्लेषण था, आज तक किसी माइकल लाल ने समझाया होगा। मुझे 14 साल हो गए हड्डियां धुनते धुनते इस काम में, रिसर्च करते करते। तो ये आपके पौधे में लोग तो हमें कम पानी दो, भाई क्यों दो ये तो बता। अब तुम्हारी समझ में आई कम पानी क्यों देना चाहिए? जितना ज्यादा नमी रहेगी उतनी ज्यादा फंगस आएगी, जितनी ज्यादा फंगस आएगी उतना ज्यादा खेत बर्बाद होगा तुम्हारा, उतनी ज्यादा बीमारी आएंगी। तो आपने जो खेत में पानी दिया, बेटा इधर भी कर देना, आपने जो खेत में पानी दिया, तो वो पानी 7 दिन तक आपके पौधे ने भोजन नहीं लिया। 7 दिन के बाद आपने जो ये 20% दिया था, एक तो वैसे ही 20% मिल रहा था, उसमें से भी कुछ सूर्य देवता ले उड़े, कुछ जमीन में पानी के साथ लीच हो गया, तो पौधों को मिला क्या? 6 से 7 या 8%। बाकी सब गौरव भाई तुम्हारी बोरी खत्म गई डीएपी की। आंखों के लिए तुमने तसल्ली करने के लिए डाल ली कि मैंने 2 डाल ली, लेकिन पौधे को नहीं मिली। मेन मकसद पौधे को मिलना है। पौधे को ये 10 किलो मिल रही, जो ये डालोगे, जो मैंने बताई, तुरंत उठा लेगा, 6 घंटे में उठा ले। अब रासायनिक खाद, अभी जब पानी देना कैसे चाहिए? अगर आपने हल्का पानी दिया, या तो ड्रिप पे आ जाओ, आज नहीं तो कल आओगे। ड्रिप हमारा भविष्य है, सीधी सी बात है। अगर ड्रिप पे नहीं आते हो तो एक तरफ पानी दो, एक नाली में मत दो। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये जो पौधा आपका लगा, उसके बताऊंगा। अब ये आपका गन्ने की जड़ें आ गई, ठीक है साहब। अगर आपने इधर से पानी दे दिया तो इधर से तो मिल गया पानी तुरंत, और ये जड़ें इधर की हैं सूखी, इधर से इमीडिएटली मिली इसको हवा, तो आज ही आपका पौधा भोजन उठा लेगा। 7 दिन इंतजार नहीं करेगा, तो आपका खाद भी बचा, 7 दिन का समय बचा, और बढ़भार निरंतर लगातार चलती रहेगी और फंगस नहीं आएगी, क्योंकि इसमें वैक्यूम सिस्टम है पृथ्वी में। यहाँ के पानी को यहाँ की नमी खींच लेगी यहाँ तक, तो ये पूरा बेड सुबह तक आपको नमीदार मिलेगा। आप कभी देख के देखो। अब बात आती है गेहूं की, तो गेहूं में जैसा आप पानी देते हो, तो गेहूं में 10-10 फीट पे नालियां बना दो। गेहूं बो दिया, जो ट्रैक्टर खींचने का अपना वो गन्ना बोने का वो होता है लेजर, उसमें 3 होते हैं, 2 होते, 3 भी हैं, 3 में से 2 निकाल दो, 1 रहने दो। 10-10 फीट पे गेहूं बोने के बाद ट्रैक्टर से नाली खींच दो। अब आप खेत में पानी दो, जितना भी एक्स्ट्रा पानी आपके गेहूं में जा रहा था वो सभी नालियों के थोड़े नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं एयर कर्टन बनाना खेत के अंदर। गेहूं कम नहीं होगा आपका, घबराओ मत। और उस 10 फीट की नाली में चल के ही आप स्प्रे करो आराम के साथ, आपका कतई उत्पादन कम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। केवल 10 फीट पे 1.5 फुट का 1 फुट का एक लालच छोड़ दो मन का, अंधाधुन पानी देना छोड़ दो। जितना भी फालतू पानी होगा हर 10 फीट में इस नहर के अंदर जाएगा, इस नाली के अंदर जाएगा ये पानी, और जमीन में चला जाएगा नीचे।
गेहूं बहुत शानदार होगा। धान में भी ऐसे ही करो। आप जो भी फसल ऐसी लगा रहे हो जिनमें आप ये वाला सिस्टम नहीं कर सकते, उसमें ऐसे करो, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। तो ये आपका पानी प्रबंधन है। दूसरा अब बात आती है आपकी खाद की, गन्ने वाली। आपकी जमीन में पानी से पहले, मेरी जमीन में पानी के बाद में, रेतीली जमीन में बाद में, चिकनी जमीन में पहले। ठीक है साहब, रेतीली जमीन में बाद में, क्योंकि नहीं तो लीच हो जाएगा पूरा नीचे। और पक्की जमीन में पहले, वो पड़ा रहेगा आराम से। ये तो हो गया इसका। अब आपके गन्ने की बात आ रही थी। तो गन्ने में जैसे आपने गन्ना लगाया, तो गन्ना बोने के लिए हमें सबसे पहले गन्ने को ट्रीट करना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाता। कौन ड्रम में डुबोएगा, कौन निकाल लेगा, एक ट्राली गन्ना बोना, 20 बीघा गन्ना कैसे होगी भैया। आप क्या करो, जैसे जैसे बीज पहनते जा रहे हो वहाँ पे ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, मेटारिजियम एनिसोप्ले, बिवेरिया बेसियाना, ये 4 केवल ले आओ। 1 लीटर पानी में 10 ml डालो या 5 ml। अगर 10 to power 8 है तो 5 ml, और 10 to power 6 है तो 10 ml। ये डाल के और अपना एक आदमी, ये जैविक है, सब जमीन में थे, वैज्ञानिकों ने निकाल के बाहर रख दिया लैब से। आप इनको स्प्रे करते जाओ, बीज पहनता जाए बंदा, स्प्रे करते जाओ। और आप इनकी 7 ढेरियाँ बना लो, जैसे मैंने गौरव भाई बनाई हुई हैं। मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसकी 741 नंबर की, आप देख लेना। 741 किसान कार्यशाला। मैं जो बोल रहा हूँ इसकी पूरी कहानी 38 मिनट की है। ये सारी की सारी मैंने बागपत में बताई हुई है। तो ये आप अगर 7 की 7 ढेरी ली और 2 बोरी में वर्मी कंपोस्ट, जैसे मैं गन्ना बोता हूँ तो मैं डीएपी का प्रयोग नहीं करता, या बहुत नाम मात्रा करता हूँ, मुश्किल तो 10 किलो 15 किलो एकड़। 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट में 8 दिन पहले बांध कर रख देता हूँ डीएपी को। और फिर उनको ये जो 7 ढेरी 4 मैंने बनाई इसकी, अभी तो मैंने 4 नाम लिए, 3 और हैं। पैसिलोमाइसिस एक है, एक आपका वर्टिसल में लगानी है, और एक आपका ये है बिवेरिया बेसियाना। तो ये 7 के 7 की ढेरी को मिला करके मैं तो पेंडी से नीचे घेरता हूँ, ऊपर पेंडी फेको ट्रीट की हुई, गन्ना बो दो, मज़ेदार। अब बात आती है साहब के टॉप बोरर आने वाला है। टॉप बोरर में हम क्या करें, परेशान नहीं होना। 1.5 किलो फिटकरी और 1.5 किलो सेंधा नमक पानी के मुंह पे बांध दो और 1 एकड़ में जाने दो। आपको इससे बहुत बढ़िया वाली मुक्ति मिलेगी। ठीक, 1 महीना छोड़ के अगले महीने फिर ये कर दो। टॉप बोरर कब कब आएगा, मार्च लास्ट से अप्रैल फर्स्ट, उसके बाद मई में एक बार आता है लास्ट में, और फिर एक बार जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आता है। बस इतना ही होता है। तीनों टाइम पे 1.5 किलो फिटकरी 1.5 किलो कर दो। हम कई साल से कर रहे हैं, हमें अद्भुत रिजल्ट इसके मिले। 1.5 किलो कितने उसमें? 1 एकड़ में 5 बीघे में जी। आपको निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होंगे। उसके अलावा तो अपने आप घुल के चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। उसके अलावा आप लोग क्या करो, एक नियम बना लो, जब भी खेत में पानी चलेगा खाली नहीं चलेगा। 200 लीटर का एक ड्रम ले लो या 500 लीटर की टंकी ले लो। चोरी का डर है तो 1000 लीटर की ले लो, या हो जाए के बाद पक्की बना लो। 20 किलो कच्चा गोबर 1 महीने में, 1 एकड़ का बता रहा हूँ। 5 किलो सरसों की खल और 2 किलो गुड़, ये अनिवार्य है। इसके अलावा 1 महीना छोड़ के 1 महीना 20 किलो 10 किलो सरसों की खल, 10 से 15 किलो, 20 किलो भी ले सकते हो, 15 किलो ले लो। 15 किलो सरसों की खल, 4 से 5 किलो चूना बिना बुझा, और 1.5 से 2 किलो नमक साधारण वाला मोटा समुद्री। ज़्यादा मत लेना भाई, इतना ही लेना है। इसको एक साथ मिला के 5 दिन रख दो और पानी के साथ जाने दो। 2 महीने में एक बार गन्ने की फसल में अद्भुत आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो आपने सोचे नहीं होंगे। एक और है गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की ट्रिक। आप जितना भी खाद देने का प्लान बनाया हो आपने, हमारा गन्ना 14 महीने में कटता है, 12 महीने तो कम से कम कटेगा ही कटेगा। मार्च में बोएंगे तो मार्च में कटेगा, है नहीं? लेकिन हम खाद देते हैं मार्च, अप्रैल, मई। मार्च का तो छोड़ ही दो, अप्रैल, मई, जून, जून में खत्म। गन्ना जो है, आप गन्ने को जब देखोगे तो गन्ना निरंतर बढ़ने वाली फसल है। गन्ने में हमेशा मैच्योरिटी आती है और हमेशा नया जन्म होता है। तो जिस चीज में नया जन्म हो रहा है, जिस फसल में रोज फल ही नहीं आ रहा है, उसके अंदर केवल वानस्पतिक वृद्धि के ऊपर वो फसल निर्भर करती है।
तो जिसकी वनस्पतिक वृद्धि रोज हो रही, आपने भोजन दे दिया उसको सिर्फ 3 महीने, तो जून में आपने भोजन दे दिवा के इल्लत काट दी, अपनी मिट्टी चढ़ा दी। जुलाई अगस्त सितंबर उसे नेचर ने पाल दिया, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ताकत है, एल्कलाइन होता है, 0 TDS का होता है, और वातावरण में नाइट्रोजन उस समय में बहुत होती है, तो गन्ने को जो चाहिए वो जमीन इससे लेता रहता है। फिर आपने जो जून में खाद दवाई है अगले 2 महीने चल जाती है, SSP के रूप में, DAP के रूप में पौधा लेता रहता है। अब भाई साहब सितंबर के महीने जब खत्म होता है तो पौधे को भूख लगती है बहुत भयंकर वाली, और सितंबर के महीने से चालू होता है पौधा। तो सितंबर अक्टूबर, बेटा वीडियो का ध्यान रखना, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने पौधा भूखा खड़ा है भाई साहब, और चिल्ला रहा है, आपसे बोल रहा है कि मुझे बीमारी लग गई, देखो मैं भूखा हूं। एक बार बताओ, जो आदमी भूखा रहेगा रोटी नहीं मिलेगी सही से।